वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि न्यूसिलस में मेगास्पोर के विकास की प्रक्रियाएं या मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि जो न्यूसिलस की हाइपोडर्मल सेल्स होती है, उन हाइपोडर्मल सेल्स में से एक सेल अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है और अदर सेल से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। उसका जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है और उसमें सेल कंटेंट या सेल कंटेंट्स की नंबर बढ़ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो वो सेल थी, तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। ये वो स्टेज है जो ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा था तब की।
तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि न्यूक्लियस की जो सेल्स होती है उनमें से हाइपोडर्मिस की एक सेल अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है। साइज इंक्रीज करने के साथ साथ अपना न्यूक्लियस और ज़्यादा क्लियर कर लेती है और साइटोप्लाज्म डेंस कर लेती है, जिसे हमने कहा था प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। इसमें इस सेल में डिवीज़न होंगे। डिवीज़न होने के बाद में जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि तनु बीजांडकाय और स्थूल बीजांडकाय। जो तनु बीजांडकाय होता है उसमें एपिडर्मिस के जस्ट नीचे से उसकी उत्पत्ति होती है एम्ब्रियो सेक की, लेकिन जो स्थूल बीजांडकाय था जिसकी उत्पत्ति सब हाइपोडर्मल थी, इसलिए यह न्यूक्लियस में कुछ धसा हुआ पाया जाता है। तो जो तनु बीजांडकाय था उसमें जो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है या मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो आर्किस्पोरियल सेल बनती है वो डायरेक्ट मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। लेकिन जो क्रेसिन्यूक्लिएट या फिर जिसे बोल सकते हैं स्थूल बीजांडकाय, उसमें क्या हुआ था कि जो आर्किस्पोरियल सेल है वो डायरेक्ट एज अ मदर सेल कार्य नहीं करके डिवीज़न द्वारा दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसमें फर्स्ट होती है प्राइमरी पेराइटल सेल और सेकंड होती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है वो पेराइटल डिविजन्स करके पेराइटल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये डिवीज़न एंटीक्लाइनल होते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल एंटीक्लाइनल डिवीज़न द्वारा पेराइटल लेयर का फॉर्मेशन करती है और जो इसके नीचे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है वो स्पोर मदर सेल का कार्य करती है। अब इस सेल ने तो क्या अपना काम किया कि इसने पेराइटल लेयर का फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन जो मेगा स्पोर मदर सेल थी उसने अपने आप में किया मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट किया, जिससे दो डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। ये दोनों डॉटर सेल्स डायड कहलाती है। इस डायड में मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। अब ये मेगा स्पोर टेट्राड क्योंकि इनमें डिवीज़न यूँ ट्रांसवर्स हुए थे तो ये रेखीय क्रम में होते हैं और ये स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वरी करते हैं कि किसी में ये टी शेप होते हैं और किसी में ये क्रॉसित भी होती हैं और किसी में लीनियर या रेखीय होते हैं। तो ये जो मेगा स्पोर्स हैं इनमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ चैलेजल साइड वाला माइक्रोस्पोर ही एक्टिव माइक्रोस्पोर बनता है और जो आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है। अब जो इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक्टिव मेगा स्पोर
आगे जाकर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहते हैं। दोबारा से समझेंगे, एक्टिव मेगास्पोर आगे जाकर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है, इसलिए एक्टिव मेगास्पोर को फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहते हैं और एक्टिव मेगास्पोर से बनने वाली संरचना को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और ये जो संरचना होती है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसे एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। तो ये जो एक्टिव मेगास्पोर बचा था, ये एक्टिव मेगास्पोर अपने साइज को इंक्रीज कर लेगा और इंक्रीज करने के बाद में इसमें डिविजन्स होंगे, माइटोसिस डिवीजन। तो इसमें कितने डिविजन्स होंगे? 3 माइटोसिस डिवीजन होंगे, जिससे या मैं यूँ बोलूँ इसको कि ये जो एक्टिव मेगास्पोर है ये अपना साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने के बाद में इसमें 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, क्योंकि अधिकतर एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है या भ्रूण कोश का निर्माण होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, वो सिर्फ एक ही मेगास्पोर के द्वारा एक्टिवेशन होने पर होता है। दोबारा से समझेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का निर्माण सिर्फ एक ही मेगा स्पोर से होता है, तो इसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहते हैं। मोस्टली एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में ये जो एम्ब्रियो सेक बनता है वो होता है थ्री सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट मीन्स 3 कोशिकीय अष्टकेंद्रिकी एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में जो मेगास्पोर होता है वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा और उसके बाद में डिविजन्स करेगा। कितने डिविजन्स करेगा? 3 समसूत्री विभाजन। इससे क्या होगा, फर्स्ट जो मियोसिस होगा, फर्स्ट जो माइटोसिस होगा उससे 2 केंद्रक बनेंगे, सेकंड से बनेंगे 4 और 4 से बनेंगे 8 और इस तरह ये अष्टकेंद्र की अवस्था होती है। समसूत्री विभाजन फर्स्ट से 2 का निर्माण होगा न्यूक्लियस का, फिर सेकंड से 4 का और थर्ड से 8 और इस तरह ये सप्तकोशिकीय अष्टकेंद्र की अवस्था का निर्माण करते हैं। और इस सप्तकोशिकी अष्टकेंद्र की अवस्था को सबसे पहले पॉलीगोनम नामक प्लांट में देखा गया था, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं।
सप्त कोशिकी अष्टकेंद्र की अवस्था सबसे पहले पॉलीगोनम नामक प्लांट में देखी गई थी, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। और मोस्टली एंजियोस्पर्म में पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। और इस एम्ब्रियोसेक का अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है। तो जो सप्तकोशिकीय अष्टकेंद्र की एम्ब्रियोसेक बनता है एक्टिव मेगास्पोर में 3 समसूत्री विभाजन के बाद में जो कंडीशन बनती है वो ऐसे होती है। इसमें 3 सेल्स जो माइक्रोपाइलर साइड के अपोजिट चली जाती है, इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और इन एंटीपोडल सेल्स पे एक विशेष प्रकार का स्थूलन पाया जाता है जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या करता है कि जब इस एम्ब्रियोसेक में पोलन ट्यूब का प्रवेश होता है तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस उस पोलन ट्यूब को भेदने या उसको फाड़ने का कार्य करती है। और ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं जिन्हें प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं, ये माइक्रोपाइलर साइड के अपोजिट साइड में होती है, सेंटर में होता है। और इस तरह ये 3 सेल्स काम में आ जाती हैं। फिर जो सेंटर में होता है उसे बोलते हैं द्वितीय केंद्रक, क्योंकि ये सिंगल सेल है लेकिन इसमें केंद्रक 2 हैं जो नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। और इस तरह ये एक सेल काम में आती है लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2। फिर थर्ड है एग सेल। तो एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स मिलकर एक एपरेटस बनाती है जिसे बोलते हैं एग एपरेटस। तो ये जो एग एपरेटस है उसमें एक एग सेल और उस एग सेल को घेरे हुए 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरह इसमें कितनी सेल्स आई? 3 सेल्स। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे कि
3 एंटीपोडल सेल, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस की सेल और 3 एग एपरेटस की सेल्स मिलके सप्त कोशिकीय। और अब हम इनके केंद्रक गिनेंगे तो 3 सेल्स के 3 केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस वाली सेल में सिर्फ सेल 1 थी लेकिन हैप्लॉइड न्यूक्लियस 2 थे, तो 2 केंद्रक इसके, सिनर्जिड सेल्स के 2 केंद्रक और 1 है एग सेल का केंद्रक। तो इस प्रकार ये सप्त कोशिकीय अष्ट केंद्र की अवस्था का निर्माण करते हैं। दोबारा से समझेंगे, हम सेल्स को यहीं पे काउंट कर लेते हैं कि 7 सेल तो ये हो गई और इनमें उपस्थित न्यूक्लियस 8 हो गए, तो ये सप्त कोशिकीय अष्ट केंद्र की अवस्था है जो, और ये जो थैलेनुमा संरचना है जिसके अंदर ये एंटीपोडल सेल्स का ग्रुप है और ये एग एपरेटस और सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ही फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक कहलाती है। जनरली क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, या मैं यूँ बोलूँ कि एम्ब्रियो सेक का निर्माण फर्टिलाइजेशन या निषेचन से पहले हो जाता है। इसलिए यह नेचर में जैसे कि समझो ये है एंजियोस्पर्म, तो ये जनरली हैप्लॉइड टाइप का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन या निषेचन से पूर्व होता है। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, इसलिए ये नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। और उसके बाद में जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए ये नेचर में डिप्लॉयड होता है और इसके साथ ही आपके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ख़त्म होता है। थैंक यू।